परेशान नहीं होना है, तो ये तो चलती रहेंगी। ठीक है, हमें अब हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है फिलहाल। एग्जाम तो तुम्हारे होंगे ही, ये तो फाइनल है। हाँ भाई बोलो। एग्जाम होंगे हमारे? बिल्कुल। अभी अभी तक तो यस, पहले नो था, अब यस है। कभी भी कुछ भी हो जाता है। मतलब ये सोच के पढ़ना मत छोड़ देना कि एग्जाम नहीं होंगे। मतलब ये क्या सवाल हुआ, एग्जाम होंगे हमारे। अरे आप लोग एग्जाम तो नहीं देना चाहते, इंटरनल तो होंगे हर हाल में। आप लोग तो ये सोच के चलो कि हाँ एग्जाम होंगे। अगर नहीं भी हुए वो तो बाद की बात है, और बाद में भी होगा यार। तुम्हारा सेकंड ईयर, सेकंड सेमेस्टर है, एटलीस्ट एग्जाम तो होने ही चाहिए। नहीं, मैंने तो एग्जाम गए थे सिर्फ। इंटरनल तो हर हाल में होंगे। हाँ, एक्सटर्नल अगर बाकी हम एक्सटेंड तैयार होते भाई किसी बेसिस पे तो वो आपको प्रमोट करेंगे ना। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, सारे के सारे पढ़ाई करते रहो। ये मत सोचो कि एग्जाम नहीं होंगे। वो हो बात। सकता है कि जून 15 जून तक खत्म हो जाए कोरोना, या बहुत कम, इतना कम हो जाए कि एग्जाम हो सके आप लोगों के। हाँ, कोविड तो काफी घट रहा है वैसे, जितनी तेजी से बढ़ रहा था। हाँ, अब घट रहा है, धीरे धीरे हो अब जाएगा कम। अब घट रहा है। एग्जाम जुलाई में भी हो सकते हैं आप लोग, इसमें क्या दिक्कत है? पढ़ाई करते रहो अपनी। देखो तो एक सेशन ऐसा भी आया था कि मतलब सारे बच्चे रेगुलर हो गए थे, कॉलेज में रेगुलर आ रहे थे, तो वो भी टाइम था। अब ऐसा आएगा दोबारा। और क्या, बिल्कुल ये मत सोचो कि नहीं होगा एग्जाम। तो आज हमें कौन सा टॉपिक करना है? याद हुआ सभी का टॉपिक? 5 यूनिट आपकी, 5 यूनिट में कौन से टॉपिक है? परिकल्पना, फिनोमिनोलॉजी। परिकल्पना पे मत जी, वहां से बाहर आ जा। अभी आपकी 5 यूनिट चल रही है। बीच में 1 यूनिट पेंडिंग पड़ी है। हाँ, अल्फ्रेड शूट्स। अल्फ्रेड शूट्स की है फिनोमिनोलॉजी। कल तो हमने फिनोमिनोलॉजी के बारे में बात की थी, और आज अकॉर्डिंग टू राइटर बात करेंगे फिनोमिनोलॉजी की। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी ये समझ गए होगे कि क्या होती है, कि जैसा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा है किसी भी चीज को लेकर, जैसे कोरोना ही फैला हुआ है उसको लेकर आपका क्या नजरिया है, आप क्या कहते हैं उसके बारे में, ये फिनोमिनोलॉजी है। ठीक है, और अल्फ्रेड शूट्स क्या कहते हैं? ये फिनोमिनोलॉजी क्या है अल्फ्रेड शूट्स की वर्डिंग में आज हम देखेंगे। मैंने कल तुम्हें नोट्स भेजे थे, उन्हीं नोट्स में, उसी पीडीएफ में, पेज नंबर 316 आप खोल लोगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। एक सेकंड। मैम कौन सा पेज बताया आपने? 316। कल जो पीडीएफ भेजी थी उसमें है फिनोमिनोलॉजी वाली। सभी निकाल लो अपने अपने फोन में। अर्थ ये रहा। अल्फ्रेड शूट्स ऊपर ही दिया है, अल्फ्रेड शूट्स का फिनोमिनोलॉजिकल समाजशास्त्र। जी मैम, मिल गया। ठीक है, सबको मिल गया? पेज नंबर बताना एक बार। 316। 316। मैम आपने ना इसमें जैसे पेज है ना पीडीएफ में हमारी, आगे पीछे हो गए? एक सीधा है, एक कैसे है, ये काम तो आप भी कर सकते हो, उनको तिरछे को सीधा कर सकते हो। मैं पीडीएफ में नहीं हो पाता ये। अच्छा, तो हाँ जी मैम। फोन को राउंड कर लो, या उससे भी नहीं हो रहा? नहीं तो फिर सीधे करके भेजूंगी। रीसेंड करूं मैं तुम्हें ये पेपर? मैम सीधे करके भी नहीं हो रहा।
चलो ठीक है, मैं रीसेंड कर रही हूँ ये पेपर्स तुम्हें दोबारा। 2-3 पेज है ये। अब जो शूड्स ने जीवन जगत की चर्चा नहीं की, लेकिन उनका मानना है कि ज्ञान का एक विशाल भंडार होता है, जिसमें जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, ये चीज तुम सबको पढ़ाई जा रही है, लेकिन तुम सब अपने अपने निजी ज्ञान के आधार पर इस चीज को समझोगे। ठीक है, जिसे हम पुस्तक, रेलगाड़ी, आवास, पोशाक, भोजन, परिवार, जाति, वर्ग आदि समझते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, हमारा रहन सहन हो सकता है, हमारे कपड़े हो सकते हैं, हमारा खान पान हो सकता है, हमारा परिवार, जाति, वर्ग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वह और कुछ न होकर ज्ञान के विशाल भंडार का एक अंग है। ठीक है, हमारा जितना भी ज्ञान है उस विशाल भंडार का सिर्फ एक अंग मात्र है ये चीजें। ज्ञान के भंडार की ये विभिन्न वस्तुएं कई प्रकार की श्रेणियों में पाई जाती हैं। एक व्यक्ति इन श्रेणियों को, जिन्हें वेबर आदर्श टाइप कहते हैं, वेबर का आइडल टाइप पढ़ा है, आदर्श प्रारूप कहते हैं, ग्रहण करता है और आने वाली पीढ़ियों को देता है। कि कोई चीज़ अगर हमें अच्छी लगती है तो हम उसे अपनाते हैं। किसी के मकान बनाने का फॉर्मेट हमें अच्छा लगा, किसी का बाथरूम अच्छा लगा, क्या वेस्टर्न शीट अच्छी लगती है, कि किसी को घुटनों में पैरों में दर्द होता है तो वेस्टर्न शीट्स अधिकतर घरों में बनवाई जाने लगी है, कि उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने इस चीज़ को अपना लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आरओ का पानी पीना है, या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जैसे एसी है। तो इन चीज़ों को हम अडॉप्ट करते चले जाते हैं और अगली पीढ़ी को देते चले जाते हैं। लेकिन शूड्स के संबंध में ऐसा निष्कर्ष यहाँ देना शायद उतावलापन होगा। मतलब इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें कहना अभी अकॉर्डिंग टू शूड्स बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। यह हम सिलसिले से शूड्स की फिनोलॉजी को समझेंगे। अब ना इन्होंने कहा कि हम पहले पायदान से और हम 10वें पायदान पर पहुंच गए। ये कहना चाह रहे हैं कि हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं शूड्स क्या कहते हैं। शूड्स द्वारा दिया गया फिनोलॉजी का सिद्धांत। 1939 में जब शूड्स अमेरिका आए तो यहाँ एक अकादमिक क्षेत्र में, इसको ना एक कहानी की तरह लेना, कहानी की तरह लोगे तो याद रहेगा। अकादमिक क्षेत्र में उनका कई विचारकों से संपर्क हुआ। इन्हीं दिनों में उनकी पुस्तक द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलती है। 1967 में ये पब्लिश हुई, द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। इसको कई बार रिपीट करना, जब पढ़ लो अभी भी और पूरे दिन में भी, द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। देखो हमारा सिलेबस जिस गति से बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा सिलेबस 1 वीक के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक क्विज़ रखा करेंगे रोज़, और उस क्विज़ को यहीं पे क्लियर करा करेंगे। कि पहले क्विज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाया करेगी, उसको आप कंप्लीट करो। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आता तो उस क्विज़ को ही हम यहाँ पर आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या चलता है हमारा, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1967 का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के समाजशास्त्री इनकी विचारधारा से परिचित हुए। यहाँ आकर उन्होंने अपने सिद्धांत को निर्णायक रूप में रखा। उनका योगदान उनकी इस क्षमता में है कि उन्होंने हर्सेल के क्रांतिकारी फिनोलॉजी का तेजी से विकास शुरू किया। जबकि पहले क्या हुआ था, अमेरिका में हर्सेल जो थे वो अकेले रह गए थे, इसीलिए इनकी फिनोलॉजी के स्थान पर उपयोगितावाद को बढ़ावा मिला, ना कि हर्सेल की फिनोलॉजी का। लेकिन जैसे ही शूड्स आए तो हर्सेल की जो फिनोलॉजी थी उसमें क्रांतिकारी रूप से तेजी आई। दूसरा परिणाम यह हुआ कि फिनोलॉजी ने एथनोमैथोलॉजी को जन्म दिया। अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि पहले फिनोलॉजी आई या एथनोमैथोलॉजी आई। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि इस फिनोमेनोलॉजी के आधार पर ही एथनोमैथोलॉजी का जन्म हुआ। और तीसरा, पहला पॉइंट क्या था कि हर्सेल की फिनोलॉजी में तेजी से विकास हुआ। दूसरा था
की फिनोमेनोलॉजी से एथनोमेथोलॉजी का जन्म हुआ, और तीसरा शुडज की फिनोमेनोलॉजी ने संपूर्ण सैद्धांतिक संघर्ष को एक परिष्कृत रूप दिया, कि पूरा जो संघर्ष चल रहा था उसको एक वे प्रदान कर दिया। तीनों पॉइंट इन 3 पॉइंट को आप अपने जो लिखोगे आंसर उसका आधार बना सकते हो कि हमें अल्फ्रेड शुड्ज की फिनोमेनोलॉजी में क्या क्या मिला। पहला पॉइंट, हर्शेल की फिनोमेनोलॉजी को क्रांतिकारी रूप प्रदान किया। दूसरा, फिनोमेनोलॉजी से एथनोमेथोलॉजी का जन्म हुआ। और तीसरा, सैद्धांतिक संघर्ष को एक परिष्कृत रूप दिया। अब आता है शुड्ज का कृतित्व मैक्स वेबर की आलोचना से प्रारंभ होता है। शुड्ज ने अपनी पुस्तक में और फुटकर निबंधों में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा का अत्यधिक प्रयोग किया। अभी किसका किया था? आइडल टाइप को एक आधार बनाया था। अब यहाँ पर मैक्स वेबर की ही सामाजिक क्रिया को लेकर आए, इसका अधिकतर प्रयोग किया। सामाजिक क्रिया तब होती है जब कर्ता एक दूसरे से परिचित होते हैं। उसके उपरांत एक सेकेंड का ब्रेक दो बच्चों। सम्मिलित होते हैं तो वे सभी विवाह का अभिप्राय एक ही समझते हैं। ठीक है, कि शादी होगी और दुल्हन घर आएगी। यहाँ उनके अभिप्राय में कोई अंतर नहीं होता। वेबर ने दृढ़तापूर्वक कहा, मतलब अपनी बात को जोर देते हुए कहा कि मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी, इस तरह से कि समाज के किसी भी विज्ञान को सामाजिक वास्तविकता के अभिप्राय को सही तरह से समझना चाहिए, कि समाज क्या कहता है या फिर समाज में कोई भी क्रिया होती है तो हमें उससे सही तरीके से समझना चाहिए। जैसे अब ये उदाहरण दिया इन्होंने कि विवाह का, तो विवाह के पूरे के पूरे स्वरूप को हमें अच्छे से समझना चाहिए। वास्तविकता के विश्लेषण में अभिप्राय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम लोगों की चेतना में प्रवेश करें और देखें कि लोग वस्तुओं को किस दृष्टि से देखते हैं, उन्हें किस प्रकार परिभाषित करते हैं और उनका क्या अभिप्राय लेते हैं। अध्ययन की इस प्रक्रिया में वेबर वर्स्टेन यानी समझ या अभिप्राय की विधि को अपनाते हैं। शुड्ज ने पूरी तरह से वेबर को फॉलो किया इसमें, कि पहले वो सामाजिक क्रिया के बारे में बताते हैं। सामाजिक क्रिया से पहले वो आइडल टाइप के बारे में बताते हैं कि हमारा कोई आइडल होता है, फिर हमारी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, और अब उन सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए एक वर्स्टेन टॉपिक दिया है इसने, मैक्स वेबर ने, तो उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है कि किसी भी दशा में अनुसंधान करता वस्तुओं के अंदर पहुंचकर व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को निकालता है। वेबर बराबर इस बात पर जोर देते हैं कि अंतःक्रिया में व्यक्तियों द्वारा दिया गया अभिप्राय वास्तविक क्रिया है, कि कोई भी शादी में जाएगा, शादी में जाने के सबके अलग अलग अभिप्राय होंगे और उस शादी को समझने का और उसके बारे में व्याख्यान करने का सबका तरीका अपना अपना अलग अलग होगा। किसी को दुल्हन से मतलब होगा, किसी को दूल्हे से मतलब होगा, और किसी को नाच गाने से मतलब होगा, तो किसी को खाने से मतलब होगा। तो सभी का अपना अपना वहाँ जाने का मोटो अलग अलग होगा, सभी को उस रस्म को समझने का तरीका अलग अलग होगा। जबकि मेन चीज़ क्या है वहाँ पर, मेन फोकस क्या है कि वहाँ पर एक शादी है और सारे के सारे उस शादी में गए हुए हैं। बेशक उसको समझने का, उसको देखने का तरीका सबका अलग अलग हो। तो फिर कहते हैं वेबर इस बात पर जोर देते हैं कि अंतःक्रिया में व्यक्तियों द्वारा दिया गया अभिप्राय वास्तविक क्रिया है। यदि इस क्रिया में व्यक्ति का अभिप्राय निहित नहीं है तो यह क्रिया गतिविधि मात्र है, कि अगर आपका कोई अभिप्राय नहीं है, आपकी कोई उसको लेकर सोच नहीं है, तो ये केवल एक गतिविधि है, केवल वो एक विवाह है। हम पुस्तकालय जाते हैं और कोई हमसे पूछे कि पुस्तकालय क्यों जा रहे हो, तो हमारा अभिप्राय यदि अध्ययन का है, मनोरंजन का है, गप लगाने का है, जो भी अभिप्राय है और इसकी परिभाषा हम देंगे तब तो हमारी यह गतिविधि क्रिया है।
कि यदि हम ये समझाएंगे कि हमें इस पुस्तक से ये लाभ मिला या फिर ये यूज़ किया हमने, इससे ये प्राप्ति हुई, तब वह एक क्रिया कहलाएगी, नहीं तो वह केवल एक गतिविधि है। अतः क्रिया के किसी भी विश्लेषण में वेबर का आग्रह है कि अभिप्राय महत्वपूर्ण है, कि आपने उस क्रिया से क्या सीखा। भाई मैं अपने बच्चों को डांट के आती हूँ एक बार। वर्स्टेन हो गया। हाँ अभिप्राय महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जो भी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जैसे हम शादी की बात थी या फिर ये गप्पे मारने की बात है, तो हमारा अपना नज़रिया क्या कहता है, बस यही चीज़ शूर्स भी कहना चाहता है। इसने एक तो 3 पॉइंट बताए थे पहले, और फिर इन्होंने किसको, वेबर को लिया। वेबर की कौन कौन सी चीज़ को लिया? हाँ राइट, सामाजिक क्रिया को लिया, आइडल टाइप को लिया और वर्स्टेन को लिया। तीनों क्रियाएं इसकी मैक्स वेबर की इन्होंने ले ली। और शूट्स की बुक का नाम याद कर लो, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। यस, द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ठीक, कोई बात नहीं, याद हो जाएगी। जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार ही आपके टंग पे निकलेगी, तो याद भी हो जाएगी। अब क्या होता है, शूट्स ने अपनी मुख्य पुस्तक में सबसे पहले क्रिया की अवधारणा को उठाया। क्रिया की अवधारणा कहाँ से आई? मैक्स वेबर से। शूट्स ने विस्तार पूर्वक क्रिया की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। ओ भाई, उसके बाद उसकी आलोचना भी की कि क्रिया क्या है, कि उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उसके बाद उसकी आलोचना भी की। यहाँ शूट्स वेबर की कटु आलोचना करते हैं। लो भाई, मैक्स वेबर की कटु आलोचक हो गए शूट्स। वेबर वर्स्टेन विधि को तो काम में लाते हैं, लेकिन इस तथ्य को समझाने में असफल रहे हैं कि कर्ता क्यों और कैसी प्रक्रियाओं द्वारा सामान्य अभिप्राय निकालते हैं। ठीक है, कि उन्होंने एक थ्योरी तो दे दी, लेकिन वो इस थ्योरी में ये समझाने में खुद से असफल रहे कि व्यक्तियों की जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा सामान्य अभिप्राय निकालते हैं। अब जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा, बारात वाला आया था कि बारात में जाते हैं, बाराती विवाह में सम्मिलित होने का अभिप्राय मौज मज़ा खान पान आदि से निकालते हैं, जैसा कि अलग अलग क्रियाओं में मैंने बताया था। तो वे इन प्रतिक्रियाओं द्वारा किन कारणों से इन अभिप्राय तक पहुँचे, फिर दोबारा से समझाते हैं। एक चीज़ तो ये बता दी कि किस प्रकार से वहां तक पहुँचे। दूसरे शब्दों में कहा, पेज नंबर बता दीजिए कौन से करो। 317 बेटा, 317 317। ठीक है, मिल गया। दूसरा पैरा है, उसको बाद में पढ़ना। क्लास करते समय पेपर पढ़ोगे तो क्लास समझ में नहीं आएगी। पहले क्लास सुन लो, उसके बाद पढ़ना तो समझ में आएगा। हाँ, क्लास करते समय अगर कुछ भी रीड करोगे तो ना क्लास समझ में आएगी, ना जो रीड कर रहे हो वो समझ में आएगा। इसलिए अभी क्लास को सुनो, जो लिखना है उसको लिख सकते हो, उसके बाद उसको पढ़ना, तो आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। मैम आप अभी कुछ पूछ रहे थे, फिर आप लेफ्ट हो गए थे, वो समझ नहीं आया था। मैम क्या पूछ रहे थे आप? मैं वही इसका रचना का निश्चित अवस्था में जैसे विवाह कर्ता को एक समान अभिप्राय तक पर पहुंचाने के लिए उत्तरदायी हैं। वे किस तरह से एक ही दृष्टिकोण वाली दुनिया को पैदा करते हैं। वास्तव में यह समस्या अंतर्व्यक्तिनिष्ठता की है। शूट्स की बौद्धिक योजना में अंतर्व्यक्ति निष्ठता का स्थान केंद्रीय है, कि मेन जो है वो हमारी क्या सोच है वो मेन है, केंद्र है वो। शूट्स की अवधारणा का टीका करते हुए रिचर्ड जेनर कहते हैं। अब एक और नाम इसमें आ गया, रिचर्ड जेनर। रिचर्ड जेनर कहते हैं, यह कैसे संभव है कि यद्यपि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, आपकी प्रेम और घृणा की जो भावना है उसे मैं ठीक नहीं समझता, आपके विचार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके विचारों से
भावना से और अभिवृत्तियों से भागीदारी रखता हूँ। शूड्स के लिए वास्तविक समस्या अंतर्व्यक्ति निष्ठावाद की है। तो ये शूड्स को समझाने का प्रयास करते हैं कि वेबर पूरी तरह से गलत नहीं है। जेनर ने भी आपत्ति उठाई। उनकी व्याख्या इस प्रकार है। अब शूड्स के लिए वो क्या कहते हैं, जो शूड्स बात कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ अपने वर्ड्स डालने की कोशिश की। शूड्स कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया का अर्थ या उसका अभिप्राय कर्ता निकालता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी अगर हमारे सामने क्रिया हो रही है तो उसका अभिप्राय या अर्थ हम निकालेंगे, मतलब कि कर्ता निकालता है। समाज में सभी कर्ता विभिन्न दशाओं में या एक ही दशा में अपना व्यक्तिनिष्ठ अभिप्राय देते हैं कि अपने अपने अकॉर्डिंग सब अपने अपने व्यू देंगे कि अगर आप शादी में गए हो और आप सभी ने रसगुल्ले खाए हैं तो किस तरह के वो रसगुल्ले हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने व्यू देंगे। सबको पता है रसगुल्ले मीठे होते हैं, सबको पता है मेवे के बनते हैं, लेकिन सबका जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है और अपना डिस्क्राइब करने का तरीका भी अलग अलग होगा। कोई कहेगा रसगुल्ले ज़्यादा मीठे थे, कोई कहेगा इनमें बीच में तो कुछ भरा ही नहीं था, कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा मोटे बनाए हुए थे, मेरे से तो एक ही खाया गया, कोई कहेगा वाह क्या मतलब क्या लजीज थे, कितने टेस्टी थे, कि कितने सॉफ्ट थे। तो इस तरह के अलग अलग व्यूज़ कौन देगा, वो अपनी सोच है, तो व्यक्तिनिष्ठता तो आएगी ही आएगी। हमारे पिछले जो कि इन्होंने पहले चैप्टर्स दिए हैं उनमें व्यक्तिनिष्ठता के बारे में भी बताया गया है कि विवाह में लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब एक कर्ता व्यक्तिनिष्ठ अर्थ दूसरे कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ से सहमति नहीं पाता, भाई सबने रसगुल्ले को एक जैसा नहीं बताया तो उनके विचार अलग अलग हुए, फिर कैसे विभिन्न व्यक्तिनिष्ठ अर्थ वाले कर्ता एक ही विचार से अपनी सहमति मानते हैं। या फिर सब अगर दुल्हा या दुल्हन के बारे में बात करें तो किसी को तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे, किसी को एवरेज लगेंगे और किसी को नहीं भी लगेंगे। तो यह द्विविधा शूड्स की है और वास्तव में यह संपूर्ण समस्या अंतर्व्यक्ति निष्ठवाद की ही है। अब शूड्स कहते हैं कि हाँ लोग अपने व्यक्तिनिष्ठता के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये तो रहेगा ही। इस बात को कौन कहता है? जेनर इस बात को कहता है कि व्यक्तिनिष्ठता तो रहेगी ही। व्यक्तिनिष्ठता नहीं है तो फिर अपने विचारों का क्या मतलब रहा। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शूड्स हर्सेल के फिनोमेनोलॉजी से अधिक प्रभावित थे। ठीक है, जो शुरुआत थी उसमें शूड्स हर्सेल की फिनोमेनोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद मीड का कृतित्व उन्हें किसी तरह से अभिप्रेरित नहीं करता था कि जो मीड जो काम करते थे वो उनको बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। बाद में चलकर शूड्स हर्सेल से भी अलग हो गए, लेकिन जब कहते हैं नहीं कि ये मेरी बहुत पक्की फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन जब हमें उनके बारे में हम उनके साथ ज़्यादा रह लेते हैं और कुछ और ज़्यादा चीज़ें पता चलने लगती हैं तो हम उन लोगों को नापसंद भी करने लगते हैं। तो ऐसा ही शूड्स के साथ हुआ कि पहले तो हर्सेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसा ही अगस्त कॉम्ट के साथ भी हुआ था कि, और ऐसा ही कार्ल मार्क्स के साथ भी हुआ, वो भी बाद में जाके अपने गुरु से अलग हुए। अगस्त कॉम्ट भी बाद में जाकर अपने गुरु से अलग हो गए। और अब यहाँ पे हर्सेल और शूड्स की बात हो रही है कि हर्सेल भी अलग हो गए। बाद में आगे चलकर शूड्स हर्सेल से अलग हो गए। हर्सेल जब व्यक्ति को अमूलचूल अमूर्त रूप से रखना चाहते थे, तब एक विशुद्ध मस्तिष्क की खोज करना चाहते थे, तब शूड्स उनसे असहमत नजर आए। शूड्स का कहना था कि चेतना के कोई अमूर्त नियम नहीं बनाए जाते, कि जो हमारा अंतर्मन होता है उसका कोई भी अमूर्त नियम नहीं बनाया जाता, कि हमारी जो सोच है उसका कोई भी नियम नहीं है, सोच तो सिर्फ सोच ही होती है। दूसरी ओर शूड्स हर्सेल की कतिपय धारणा को बिना किसी विवाद के स्वीकार करते हैं। तो जो बात शूड्स कहते हैं उसको हर्सेल भी स्वीकार करते हैं। व्यक्ति जीव जगत को जैसा भी वह है स्वीकृत किया। व्यक्ति जीव जगत को जैसा भी है कि हम जो है वो इस जो हमारी
संसार है या फिर हमारा जीव जगत है, हम उसको ऐसे ही स्वीकार करते हैं जैसा कि वो है, तो टेकन फॉर ग्रांटेड। शूर्ज हर्सेल की इस धारणा से भी सहमत है। पहले शूर्ज ने क्या कहा कि हमारे विचार होते हैं, हमारे विचार कैसे भी हो सकते हैं, उनके कोई नियम नहीं होते। दूसरा कि सोसाइटी जैसी है हमें उसे ऐसा ही अपनाना चाहिए। तो ये दो बात शूर्ज ने उठाई और हर्सेल ने इन दोनों बातों को माना कि लोग जीव जगत के सभी तत्वों को समान रूप से एक जैसा समझते हैं। शूर्ज यह भी स्वीकार करते हैं कि जीव जगत को समझे बिना व्यक्ति को नहीं समझा जा सकता, कि जो भी हमारा समाज है, जो हमारा प्राणी समाज है, अगर उसे हम नहीं समझेंगे तो हम एक व्यक्ति को नहीं समझ सकते। अब आते शूर्ज जब अमेरिका आए तो उनकी फिनोमेनोलॉजी पर प्रारंभिक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों और विशेषकर मीड व थॉमस का प्रभाव पड़ा। वास्तविकता यह है कि सभी मनुष्यों के मस्तिष्क में, सभी व्यक्तियों के मस्तिष्क में उचित व्यवहार करने के लिए नियमों, उपनियमों आदि की निश्चित धारणा होती है। शूर्ज ने हर्सेल की जीवन जगत की अवधारणा को भी विस्तार में रखा। मनुष्यों ने मस्तिष्क में जीव जगत के नियमों, मूल्यों, मानकों और वस्तुओं के बारे में जो बोध या ज्ञान है उसे तुरंत उपलब्ध होने वाला ज्ञान का भंडार कहते हैं। ज्ञान का जो भंडार मनुष्य के मस्तिष्क में है वह मनुष्य की क्रियाओं को दिशा देता है, मस्तिष्क में है वह मनुष्य की क्रियाओं को एक दिशा प्रदान करता है। ये होना चाहिए यहाँ पे। ज्ञान का भंडार एक ऐसी अवधारणा है जिसका अत्यधिक प्रयोग शूर्ज ने किया। अब आता है शूर्ज का स्टॉक ऑफ नॉलेज। ज्ञान के भंडार के क्या क्या लक्षण हैं। शूर्ज की अवधारणा को, जिसे कि हम हिंदी में ज्ञान का भंडार कहते हैं, उसे ही हम अंग्रेजी में स्टॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं। मस्तिष्क की चेतना में जीव जगत के बारे में जो भी जानकारियां हैं वे सब व्यक्ति के ज्ञान का भंडार हैं। ये सभी समझते हैं कि जो भी हमारे अंदर है, जो भी हमारे मस्तिष्क में है, वो हमारे ज्ञान का भंडार है, जिसे वह दिन प्रतिदिन के व्यवहार में काम लाता है। ठीक है, अब उदाहरण इन्हीं का ले लेते हैं हम। उदाहरण के लिए ज्ञान का भंडार बताता है कि आज किसी भी नौकरी के लिए गला काटने वाली प्रतियोगिता करनी पड़ती है। ये ज्ञान का भंडार क्या बताता है? ये तो सभी का भंडार बताता है। आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये प्रतियोगिता ही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि ऑब्वियसली अगर आपको अच्छी जॉब पानी है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रतियोगिता आपके सामने रहेगी। एक एक वैकेंसी के लिए 10-10 हज़ार फॉर्म आते हैं, तो ऑब्वियसली प्रतियोगिता तो करनी ही पड़ेगी। हमारा ज्ञान बताता है कि महंगाई बहुत अधिक है। हमारी चेतना कहती है राजनीतिक का अपराधीकरण हो गया है। बिल्कुल सही बातें हैं ये। यदि आदि ये सब वस्तुएं जीव जगत की हैं और जीव जगत के बारे में हमारे मस्तिष्क और चेतना में जो कुछ है उसे ज्ञान का भंडार कहते हैं। ज्ञान के भंडार के कुछ लक्षण हैं। लक्षणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले ये चीज क्लियर हो गई या फिर इसे और किसी उदाहरण के द्वारा समझाया जाए? क्योंकि काफी अच्छा था उदाहरण, तो इसमें कोई है ना। ठीक है, कि हमें एक नौकरी पाने के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता करनी पड़ती है और हमें पता है कि हमारी राजनीति जो है वो आपराधिक हो चुकी है और हमें ये जो सारी जानकारियां हैं कि महंगाई बहुत अधिक है और हमारी चेतना कहती है कि अपराध बहुत बढ़ गया है। और आज तो हमारी जो चेतना कहती है वो कहते हैं कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए हमें जॉब के लिए इतनी बुरी तरह मारामारी जो है वो हो रही है। तो ये हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज है। अब इसके स्टॉक ऑफ नॉलेज के लक्षण देख लेते हैं क्या क्या है। स्टॉक ऑफ नॉलेज के लक्षण। मनुष्यों के लिए वास्तविकता वह है जो उनका ज्ञान भंडार है। भाई हमारे लिए वही वास्तविकता है जो हमारे ज्ञान का भंडार है। समाज के सदस्यों
समाज के सदस्यों वास्तविकता सभी सामाजिक घटनाओं को स्वरूप देती है और नियंत्रित करती है। कर्ता जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो इसी ज्ञान के भंडार का प्रयोग वास्तविकता के रूप में लाते हैं। ठीक, जो हमारे पास ज्ञान है वही हमारे ज्ञान का भंडार है। समाज के सदस्य वास्तविकता सभी सामाजिक घटनाओं को स्वरूप देती है। ठीक है, जो भी हमारा समाज है, समाज के सदस्यों के लिए ज्ञान का भंडार सर्वोच्च है। यह वास्तविकता सभी सामाजिक घटनाओं को स्वरूप देती है। ठीक है, जो हमारे ज्ञान का भंडार है वही हमारे लिए जो परिदृश्य है उसको दर्शाता है कि हम किस प्रकार से सोसाइटी को देखेंगे और नियंत्रित करते हैं। कर्ता जब दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो इसी ज्ञान के भंडार का प्रयोग वास्तविकता के रूप में काम में लाते हैं। ठीक है, जब भी हमें किसी से बात करनी होगी तो हम इसी वास्तविकता वाले ज्ञान को यूज करेंगे। यह ज्ञान का भंडार लोगों में यह भावना पैदा करता है कि यही जीव जगत यानी दुनिया व समाज की वास्तविकता है। इस यथार्थ को व्यक्ति स्वीकृत मानकर अर्थात टेकन फॉर ग्रांटेड चलता है। कोई भी व्यक्ति चेतन रूप से यह नहीं सोचता कि उसे अपनी क्रियाओं में इस ज्ञान भंडार को काम में लाना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि ज्ञान भंडार अचेतन रूप से बड़े ही सरल व सहज ढंग से उनके व्यवहार को नियमित करता है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज हमारे जो व्यवहार हैं उनको नियमित करने में सहयोग देता है। जब हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं तो चेतन होकर यह नहीं सोचते कि उन्हें मिलते ही अभिवादन करेंगे, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस क्षेत्र में हमारे ज्ञान का भंडार बहुत स्पष्ट है। अपने बड़ों का आदर करो और स्वाभाविक रूप से हमारा व्यवहार सामान्य बन जाता है। ठीक है, एक लास्ट वाले छोटे से उदाहरण से इन्होंने सारी चीज़ को समझा दिया कि हमारा जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है हमें शुरू से उसमें डाला गया है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो आगे हमारा भी सम्मान होगा। कि आप किसी भी गली में, मोहल्ले में या फिर अपने स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी अपने बड़ों का अभिवादन करते हो, जैसे ही क्लास में आते हो तुम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो या फिर राम राम जी बोलते हो, तो इस तरह के जो संबोधक शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हो। तो आगे जो भी तुम्हारे छोटे तुम्हारी ये बात सुन रहे होंगे तो आगे से वो भी तुम्हारे पास को गुजरेंगे तो वो भी आपका अभिवादन करके गुजरेंगे। तो ये वाली बात बताई गई है कि ये हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज में होता है। आपको कोई मिलेगा और पहले आपको नमस्ते करनी है, इसके लिए आपको तैयारी नहीं करनी होती। आपको ये नहीं सोचना होता कि आप वहाँ जाके ऐसे बोलोगे। तो नमस्ते तो स्वतः ही आपके स्टॉक ऑफ नॉलेज में रखा है और आपको कोई भी आपका बड़ा मिलेगा तो आप उसका अभिवादन करोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है। थर्ड है, ज्ञान का भंडार सीखा जाता है, विरासत में मिलता है, यह जन्मजात नहीं मिलता। ठीक है, अभी मैंने जो बात बताई कि जैसा आप करोगे ऐसा ही आपके छोटे देखेंगे तो वो भी इसी व्यवहार को आपसे सीखेंगे। तो ज्ञान का भंडार सीखा जाता है, विरासत में मिलता है, यह जन्मजात नहीं मिलता। अभी जैसे रास्ते में मैं आ रही थी, स्कूटी से आई थी, तो रास्ते में एक महिला, हमने थोड़ी देर दूर पेड़ के नीचे रुक कर पानी पिया। हमें प्यास लगी थी बहुत तेज़, हमने रोक कर पानी पिया, मैं और अमोल साथ में थे। तो हमने देखा थोड़ी ही दूर पर धूप में खड़ी एक लेडी और उसके पास लकड़ियों का गट्ठर था। वो इधर उधर देख रही थी, उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमारा जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है हमारे एकदम क्लिक हुआ, ये किसी की वेट कर रही है कि इनको कोई वहाँ पर आसपास हो तो ये गट्ठर उनके सर पे रखवा दे। ठीक है, हमें उन्होंने कहा नहीं कि हाँ ऐसा करो, लेकिन हमारा जो स्टॉक ऑफ नॉलेज था उसमें तुरंत ये बात क्लिक हुई कि इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो हम थोड़ी सी दूरी पर ही और चले, रुके, उतरे और उन्हें उठवा दिया। तो उनकी ब्लेसिंग्स, मतलब हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई रास्ते में। तो इस तरह का हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज होता है कि हमें आसपास देखकर ये पता चल जाता है कई बार कि क्या होना है आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें विरासत में विरासत में हमें ये चीज़ें सिखाई जाती है कि जो भी हमें रास्ते में मिलेगा हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये जन्मजात नहीं होती। समान सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया में ज्ञान के भंडार को सामाजिकरण द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बार इस तरह से ये चीज़ें देखी हुई हैं कि इस तरह हेल्प करनी होती है। यही व्यवहार बाद में चलकर व्यक्ति का अपना हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि हम जो चीज़ सीखते हैं वही हम बाद में अपनाते हैं। नंबर 4, जब मनुष्य ज्ञान के भंडार की मान्यता को लेकर व्यवहार करता है तो इस तरह का पारस्परिक व्यवहार दूसरे लोग भी करते हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है उसे ज्ञात है कि हमारे ज्ञान का भंडार क्या है, कि अगर मैम हमसे बात करेंगी तो मैम को पता है कि हमारी नॉलेज कितनी है और मैम उसी हिसाब से हमसे क्वेश्चन पुटअप करेंगी, क्वेश्चन पूछेंगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर इन्हें पता हैं या नहीं है, या फिर इस तरह के क्वेश्चन हमसे किए जाएंगे कि जिनके आंसर हमें जानने की ज़रूरत होगी, कि मैम को लगेगा। बहुत शॉर्ट में इनको मैं ज्ञान का भंडार आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ज्ञान का भंडार एक्चुअली है क्या। जी, जो शुद्ध ने बताया है, ज्ञान का भंडार हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो फिनोमेनोलॉजी है ये क्या है, सूक्ष्म सिद्धांत है। और सूक्ष्म सिद्धांत क्या है, एक छोटे क्षेत्र पर लागू होने वाले सिद्धांत है ना, कि हम उनको बहुत व्यापक रूप नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो छोटे होने की वजह से जब लोग व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, कार्य करते हैं, क्योंकि छोटे समूह में, जैसे आप अपने मोहल्ले में रह रहे हो, बिल्कुल। तो आप अपने मोहल्ले या गांव किसी का भी उदाहरण ले सकते हो। तो अब ज्ञान भंडार क्या है, आपके गांव में रोटी को क्या कहा जाता है सबको वो पता है। हो सकता है कहीं पर कुछ और कहा जाता हो, कहीं पर गन्ने को कुछ और कहा जाता हो, कहीं पर तरबूज को कुछ और कहा जाता है। अलग अलग जगह पर कई बार अलग अलग शब्द भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए आपके गांव में लोग तरबूज को तरबूज कह रहे हैं, तो हर व्यक्ति को ये पता है कि ये तरबूज है। जैसे ही तरबूज शब्द का उल्लेख आएगा लोग समझ जाएंगे, कोई कहे तरबूज खाना है तो आप तरबूज ही काट कर लाओगे, क्योंकि आपको भी पता तरबूज क्या है और दूसरे को भी पता है कि तरबूज क्या है। ये स्टॉक ऑफ नॉलेज है, यही ज्ञान का भंडार है कि हम अपने आसपास जिस समूह में, जिस समुदाय में व्यवहार कर रहे होते हैं, वहां जितनी भी चीजें जो भी उपस्थित होती हैं वो सबको लगभग एक जैसी पता होती है। सबको पता होता है कि ये कौन सी फसल है, गांव के हर व्यक्ति को पता होता है। जिसको जो चीज पता है ये उसके ज्ञान का भंडार है, और इसी के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके गांव में कोई लड़की आती है और उसे ये नहीं पता है कि पैर छूना क्या होता है, पैर क्यों छुए जाते हैं, और कोई लड़की दूसरी पैर छू रही है तो ये सोचेगी कि पैरों को क्या कर रही है, ये तो बड़ा अजीब सा काम है। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि हम किसी को अभिवादन करने के लिए पैर छूते हैं। आप किसी दूसरे देश में जाएंगे, सामने वाला हाथ आगे बढ़ा देगा, अब आपको मान लीजिए नहीं पता है कि हाथ मिलाना होता है, तो आप क्या सोचेंगे, ये हाथ क्यों आगे बढ़ा रहा है। आप जापान में जाएंगे, वहां लोग झुक कर अभिवादन करते हैं, अब आपको नहीं पता होगा, सामने वाला झुकेगा तो आप सोचेंगे ये हमारे सामने क्यों झुक रहा है। तो वो क्यों नहीं आप जान पा रहे हैं, क्योंकि आपके स्टॉक ऑफ नॉलेज में वो व्यवहार नहीं है। जो व्यवहार नहीं होगा वो समझ में भी नहीं आएगा आपको, और जो व्यवहार आपकी नॉलेज में होगा वो आपको समझ में आएगा, दूसरे को भी पता है और आपको भी पता है। आपने कहा तरबूज खाना है, दूसरे को पता है कि तरबूज क्या है और इसको क्यों खाना है, तो वो उसी रूप में तरबूज को लेकर आएगा और आपके बीच में कोई भी टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल। अब आप देखते हैं ना, कई बार शादी होती है दूसरी जगह, जैसे शादी हो गई लड़की की, अब वहां के व्यवहार चीजें अलग होती हैं। सास ने कुछ कहा, लड़की कुछ करने लगी,
तो फिर क्या होता है, अगर सास समझा देगी कि नहीं बेटा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, इसका मतलब ये है, तो आपके समझ में आएगा, इन फ्यूचर के लिए आप वैसे ही करने लगोगे। लेकिन अगर सास झगड़ा शुरू कर देगी कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता, अब जब उसकी स्टॉक ऑफ नॉलेज में वो बात वो व्यवहार नहीं है, तो वो कैसे करेगी। तो हम अपनी क्रिया विधियों में, दैनिक जीवन के व्यवहारों में, क्योंकि इसका संबंध हमारे किताबी ज्ञान से नहीं है, नहीं ये है। स्टॉक ऑफ नॉलेज जो है इसका मतलब हमारे पढ़ने लिखने से नहीं है, ये हमारा व्यवहारिक जीवन का ज्ञान है, जो हम अपने समूह या समुदाय के मध्य रखते हैं। लोग कैसे किसके साथ व्यवहार करते हैं। अगर कोई देहरी शब्द प्रयोग कर रहा है, तो देहरी का मतलब सबको पता होता है कि देहरी क्या है, उसी रूप में उसको वो लेते हैं। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो उसका पढ़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति का अपना स्टॉक ऑफ नॉलेज होता है, चाहे वो बिल्कुल ही निरक्षर क्यों ना हो। उसे भी पता है कि 1 का नोट ये है, 2 का नोट ये है, 100 का नोट ये है, उसको भी पता होता है। उसे भी पता होता है कि आलू क्या है, प्याज क्या है। अब प्याज को कहीं कांदा कहते हैं, प्याज नहीं कहते, तो ऐसा नहीं होता कि चीज बदल जाती है। लेकिन जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है वो कहती है ये कांदा है, महाराष्ट्र में कहते हैं कांदा है, उत्तर प्रदेश में कहते हैं प्याज है ना। तो अब कांदा कहने से अब आप सोचो कि कांदा क्या होता है, कांदा कहाँ से लाया जाए, जबकि आपके सामने प्याज रखा होता है। तो ये प्रॉब्लम स्टॉक ऑफ नॉलेज की है। तो हम अपने समूह में, अपने क्षेत्र में जहाँ हम रह रहे होते हैं, सामाजिक जीवन के बारे में जिस ज्ञान को रखते हैं, उसी को शुड्स ने स्टॉक ऑफ नॉलेज कहा है। और ये स्टॉक ऑफ नॉलेज इसलिए इम्पोर्टेंट है फिनोमेनोलॉजी में, क्योंकि जितने भी फिनोमेनोलॉजी के ज्ञाता वो सभी मानते हैं कि हम लोगों के व्यवहारों का अध्ययन उनके ही परिवेश में करें, है ना। इसलिए स्टॉक ऑफ नॉलेज कि जब व्यक्ति को कांदा पता ही नहीं है, तो उससे कांदा के बारे में क्यों पूछा जाए। हम उससे, अगर वो प्याज जानता है तो प्याज के बारे में ही पूछे। उसकी नॉलेज उतनी है, उसी के हिसाब से वो अपने जो चीजें हैं वो बता सकता है। तो ये एक्चुअली स्टॉक ऑफ नॉलेज का सेंस है। इस नॉलेज का संबंध किसी भी वैज्ञानिक ज्ञान, किसी भी पुस्तकीय ज्ञान, किसी भी डिग्री से नहीं है। ये चीज क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप सोचो नॉलेज का मतलब तो ज्ञान हो गया कि उसको बहुत सारा ज्ञान होगा, नहीं, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन के जीने का ज्ञान है कि हम लोटा किसको कहते हैं, कि हम मग्गा किसको कहते हैं, कि हम कटोरी किसको कहते हैं, कि हम चम्मच किसको कहते हैं। ये स्टॉक ऑफ नॉलेज है ना। ये हर व्यक्ति के पास होती है, चाहे उसने एक भी कक्षा नहीं पढ़ी हो, बिल्कुल निरक्षर हो, जिसे अक्षर ज्ञान भी ना हो, उसकी भी स्टॉक ऑफ नॉलेज होती है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना। थैंक यू मैम। ठीक है भाई, क्लियर हुआ है। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है, बस हम लक्षणों को देख रहे थे इसमें। तो यही वाला अगला जो पॉइंट था नंबर 4, यही आ रहा था इसके लक्षण में भी, कि अभिवादन के लिए जब हम हाथ जोड़ते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हाथ जोड़ता है। हम दोनों को जो ज्ञान का भंडार है, उस दोनों ही उसके भागीदार हैं, और इसी कारण पारस्परिकता निभ जाती है। नंबर 5 में दिया है ज्ञान के भंडार में ही कि सामाजिकरण द्वारा प्राप्त, इसे हम सामाजिकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका आदान प्रदान हमारे बड़ों के द्वारा मिलता है। इस भंडार के कारण सभी कर्ताओं के लिए जीव जगत, एक समाज किसी कारण क्रियाओं में समान व्यवहार मिलता है। जैसा कि मैम ने अभी सारा का सारा कुछ क्लियर कर ही दिया कि ये हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज हमारे व्यवहार से बिलोंग करती है। और इन्होंने 6 पॉइंट बताया कि समाज बहुत ही बड़ा है, इसमें भिन्नताएं हैं। अभी जो बात मैम ने बताई भिन्नताएं वाली, कि महाराष्ट्र में प्याज को कांदा कहते हैं और यूपी में प्याज को प्याज कहते हैं। अभी यूपी में ही बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे एक पूछूं मैं कि लोटा, यहाँ पर हम लोटे को लोटा कहते हैं, लेकिन अगर अलीगढ़ साइड जाओगे तो लोटे को गड़ुआ कहते हैं। ठीक है। और ये होती है हमारी, एक होती है लड़ामनी। लड़ामनी समझते हो किसको कहते हैं? सुना है लड़ामनी वर्ड किसी ने? नहीं मैम। हाँ, लड़ामनी जो हमारे ये होते हैं ना, एग्जैक्ट यही जो है वो हमारा
नॉलेज जिसकी बात नहीं कर रहे हैं वो है। तो देखिए अगर आप लड़ावनी नहीं जानते हैं तो कोई लड़ावनी कहता है आपकी समझ में नहीं आएगा। तो लड़ावनी जो हमारे ये हमारा ज्ञान का भंडार है। तो यही ज्ञान का भंडार है। तो लड़ावनी जो अलीगढ़ साइड है तो वहाँ पर वो खोर जो होती है जिसमें चारा खाते हैं। तो यहाँ पे तो बोलते हैं ढोर बोल लेंगे या डांगर बोल लेंगे या जानवर बोल लेंगे, ठीक है। तो हमारे ही एरिया में कितने ही सारे वर्ड यूज़ करते हैं। ढोर हुआ, डांगर हुआ, भैंस हुआ। कुछ लोग मतलब ढोर या डांगर नहीं बोलते, भैंस ही बोलते हैं। कुछ लोग जानवर बोलते हैं, लेकिन अलीगढ़ साइड इनको बोलते हैं चोपे। क्या मैम? चोपे। चौपाए बोलते हैं, चौपाए है ना। अगर आपकी साइड चौपाए, उधर की साइड चोपे बोलते होंगे, हमारे मामा की साइड चोपे बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पर ये वर्ड मैंने सीखे थे। और लोटे को बोलते हैं गड़वा। हाँ। तो इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं अलग अलग। तो इतने डिफरेंसेस तो हमें यहीं के यहीं मिल जाते हैं अपने आसपास ही देखने को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये बड़ौद साइड इसको बोलते हैं कसला बोलते हैं। कहीं कहीं पर जो तसला होता है चीज़ें उठाने का, तो उसको भी कसला बोलते हैं। और कहीं जो फावला होता है खेत में खुदाई करने वाला, तो फावले को भी कसला बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्कुल, ये जो फिनोमेनोलॉजी का जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है वो यही है अंजू की हमारा जो सामाजिक संसार है, मतलब जो सोशल वर्ड की बात करते हैं, ये सोशल वर्ड क्या है? जिस समूह में हम रह रहे हैं, जिस समुदाय में, जिस गांव में, मान लीजिए गांव में रह रहे हैं या शहर में, इस मोहल्ले में रह रहे हैं, तो उसके आसपास लोग किस चीज को क्या कहते हैं हम बस उतना जानते हैं। बिल्कुल मैम। अगर किसी ने बाहर जाकर यात्रा नहीं की या किसी ने उन चीजों को नहीं पढ़ा, सीखा नहीं है बाई चांस, तो वो उसकी नॉलेज में नहीं होगा। नहीं होंगे। और अगर वो जान भी ले तो उसका वो बहुत प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा कि लड़ावनी शब्द का प्रयोग किया, तो आप मान लीजिए लड़ावनी जानते भी हैं, चौपे जानते भी हैं, तो आप यहाँ मेरठ के सर्कल में उसका प्रयोग नहीं कर सकते मैम, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बाकी लोग नहीं जानते। ये जो सामाजिक स्वीकृति की बात थी कि ना, दूसरे लोग भी उस चीज को जाने बताते हैं कि हाँ हम जानते हैं, उनकी नॉलेज में भी हो। अगर आपने तरबूज कहा तो सबको पता है कि तरबूज क्या है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि तरबूज के नाम पे कोई कुछ और लेकर चला आएगा। जो पेन, ऐसा होता है इसका मतलब है उसके जो स्टॉक है नॉलेज का, उसमें वो चीज नहीं है। बिल्कुल। तो जो सामाजिक संसार है वो हमारा आसपास जहाँ हम रह रहे हैं स्थायी रूप से, और जो हमारा नॉलेज का जो स्टॉक है वो जो हमारे आसपास चीजें हैं उनको हम किस रूप में जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नमस्ते, पैर छूना क्या है, लेकिन पंजाबी पैरी पोना कहते हैं पैर छूने के लिए या बिल्कुल। अभिवादन करने के लिए। दाढ़, हम क्या है, नमस्ते करते हैं, कुछ लोग गुड मॉर्निंग करते हैं। यस तो मैम। कौन इस चीज को जानता है, यही उसका नॉलेज का स्टॉक है। एक्चुअली सारा फिनोमेनोलॉजी यहीं पर सिमटा हुआ है कि जो हमारे आसपास का क्षेत्र है हम उसमें रह रहे हैं और हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज है वो उसी के मध्य हो रही हैं, इसलिए वो व्यापक संसार की तरफ नहीं जाती हैं जो बहुत बड़े सिद्धांत हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिनकी हम बात करते हैं, जो मैक्रो थ्योरीज है उनकी तरफ पहुंचने के लिए ये जो माइक्रो थ्योरीज है वो इस वजह से रोकती हैं कि मैक्रो थ्योरीज से हर व्यक्ति का लेना देना नहीं होता है। वो फिनोमेनोलॉजी की तरफ या एथनोमेथोडोलॉजी की तरफ या जो हमारा सिंबॉलिक इंटेक्शनिज्म है, ये सारी जितनी भी सूक्ष्म सिद्धांत हैं या विनिमय एक्सचेंज थ्योरी है, इन सब में समाहित है हमारे जीवन का जो व्यवहार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस तरह से सोशियोलॉजी को समझना है कि पर्टिकुलर हमें चकित नहीं होता है कि विनिमय सिद्धांत क्या है, कि फिनोमेनोलॉजी क्या है, कि एथनोमेथोडोलॉजी क्या है। हमें चकित नहीं होना। सिंपल सा फंडा है कि हम अपने जिस परिवेश में रहते हैं, मानव जिस परिवेश में रहता है, वो परिवेश कितना छोटा है। जैसे आप मेरठ से बाहर निकल जाएंगे, बागपत की तरफ निकल जाएंगे तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आप नोएडा की तरफ निकल जाएंगे तो कुछ और चीजें चेंज हो जाएंगी। थोड़ा और बुलंदशहर की तरफ चले जाएंगे तो कुछ और चेंज हो जाएगा। ये जो चेंज है ये आपकी नॉलेज के स्टॉक को बदल देता है। वहां जाकर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी क्योंकि वहां लोग कुछ चीजों को कुछ और करके प्रोनाउंस कर रहे होंगे। बिल्कुल। व्यवहारों के कुछ और तरीके होंगे, अभिवादन के तरीके भी चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल।
अब जैसे जितना भी ब्रज का संभाग है, ब्रज मथुरा आगरा उधर की तरफ, ब्रज संभाग में क्या है, तू तड़ाक बोलने का वो है, लेकिन बिल्कुल आप लखनऊ में किसी से तू तड़ाक बोलेंगे तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल मैम, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये ये है, बड़ों साइड भी अपने मतलब हाँ पेरेंट्स का भी नाम लेते हैं उधर। हाँ, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि तू कैसे बोल दिया, तू का मतलब तो किसी को गाली देने जैसा हो गया, मतलब किसी से झगड़ा हो रहा है तो ही आप तू बोलेंगे, अदरवाइज तू नहीं बोल सकते। बिल्कुल मैम, बोलने का मतलब आप झगड़ा कर रहे हैं सामने वाले से, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन इधर कंफर्टेबली अपने पेरेंट्स को भी तू बोल लेते हैं। तो बिल्कुल फिर मैम, तो ये जो सोशल वर्ड है वो भी चेंज हो गया, जो हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज है वो भी चेंज हो गया। बिल्कुल इन्हीं के द्वारा हम व्यवहारों का विश्लेषण कर रहे हैं, समाज का विश्लेषण कर रहे हैं। ये फिनोमेनोलॉजी का सिद्धांत है। एक्चुअली बच्चों को, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको समझना चाहिए कि हम सोशियोलॉजी में जब सिद्धांत पढ़ते हैं, थ्योरीज जब हम, तो हम उन बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं जिनके आधार पर समाज का विश्लेषण किया किया जाता जाता है। है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस रूप में कि अगर आगे चलकर आप समाजशास्त्र में रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ सामाजिक अनुसंधान करना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आप विश्लेषण नहीं कर कर पाएंगे, पाएंगे। है ना। तो आप ऐसे नहीं कि आपने उसको रट लिया, उनको बेसिक्स को आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है, और कहीं जैसे ही कोई जिक्र करेगा फिनोमेनोलॉजी का, एथनोमेट्रोलॉजी का, तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि अरे हम क्या, अरे ये क्या बोल रहे हैं, क्या है, क्या, अरे हम तो भूल गए इसकी परिभाषा नहीं है, ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि ये सूक्ष्म सिद्धांत है उस क्षेत्र के, उस संदर्भ के जिसमें हम रह रहे हैं। जिसपे हम रह रहे हैं। जैसे अगर हम अपनी माँ को माँ कह रहे हैं, कोई माँ को आजी कहता है, कहीं पर कुछ मम्मी कहता है, कहीं पर कुछ माता जी कहता है, कहीं कुछ और कहता है, अलग अलग जगह पर माँ को अलग कहेंगे, बेटे को अलग प्रोनाउंसिएशन शब्द कहेंगे, पिता को अलग कहेंगे, अलग अलग धर्म में, अलग अलग समाजों में जो शब्द बोले जाते हैं, किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है वस्तुओं को, व्यवहारों को, वो सब स्ट्रोक ऑफ नॉलेज है। हर एक का अपना स्ट्रोक ऑफ नॉलेज होता है जिसके आधार पर वो समाज में व्यवहार करता है। तो ये सूक्ष्म सिद्धांत है, इस तरीके से हमें समझना है इसको। बस यही फिनोमेनोलॉजी है। फिनोमेनोलॉजी के कई सारे पॉइंट्स निकल कर आए, और एक तो 3 पॉइंट वो शूट्स के पहले दिए थे। स्टॉक ऑफ नॉलेज हो गया, ये मेन पॉइंट है इसका, और ये एक सूक्ष्म सिद्धांत है अल्फ्रेड शूट्ज। ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा नोट्स और बना दूंगी, ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा ये। बाकी समझने में तो काफ़ी कुछ समझ लिया, यही कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है स्टॉक ऑफ नॉलेज। बस अभी तो फिलहाल तो एक वर्ड ज़्यादा फैल रहा है, कोविड-19। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के कोविड-19 है, तो कोविड-19 ही है। तो ऐसे ऐसे वर्ड भी कुछ होते हैं जो स्टॉक ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग मतलब वर्ल्ड वाइज एक होते कोविड हैं। की भी स्टॉक ऑफ नॉलेज अलग अलग हो गई अंजू, हो है ना। गई कहीं कहीं। पर कोविड जहाँ पर बहुत डेथ हुई होंगी ना, यस मैम। वहां लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत मारक बीमारी है, तो उनकी स्टॉक ऑफ नॉलेज में क्या होगा कि कोरोना का मतलब डेथ है। या यस मैम, जहाँ ये एक तो भी है। नहीं हुई होगी, वहां स्टॉक ऑफ नॉलेज में क्या होगा कि ठीक है कोरोना हो जाता है, बट ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, राइट दोनों मैम। स्टॉक ऑफ नॉलेज में अंतर होगा। हमें बता रहे ना, जैसे व्यवहारों हमारे यहाँ पड़ोस वाले अंकल को हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ कि हाँ, वो बिल्कुल अब डरते भी नहीं है, मतलब जाते हैं आते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा। तो आपका कहना सही है कि उनके माइंड में स्टॉक ऑफ नॉलेज वो फिट हो गई कि कुछ नहीं है कोरोना, लेकिन जहाँ पे डेथ्स हो लेकिन रही ये हैं जो तो वो है डरे ना, बैठे हैं। भाई कोरोना क्यों फैला, क्योंकि जो इसीलिए। पुराना अनुभव था वो स्टॉक ऑफ नॉलेज में क्या था कि ठीक है कोरोना कुछ ही लोगों को होता है, सबको नहीं होता, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, और ठीक हो जा रहा है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अब परिवार में किसी को हो गया तो जरूरी नहीं कि सबको, लेकिन दूसरी लहर में क्या आया कि नहीं, दूसरी लहर बदल चुकी थी, किसी को स्टॉक भी ऑफ नहीं नॉलेज छोड़ा। बदल गया कि परिवार में सबको होगा, अगर एक को हुआ है तो ऑलमोस्ट सबको, और मृत्यु तक हो सकती है। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज बदल गई कि कोरोना होने पे लोग घबराने लगे। पिछली साल घबराते नहीं थे, यस मैम, पिछली बार कोई भी नहीं घबराया। घबराने लगे। अब की बार तो पूरा दृश्य ही चेंज हो गया। कोई सवाल किसी के पास? बोलो, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं ये कहती कि ऐसा नहीं है, मतलब घर में सभी को हो जाए, जो हम केयरफुल हर चीज को अच्छे से करें, सैनिटाइजर करें जब हम उनके रूम में जाएं, तो हमें भी प्रॉब्लम, पूरी फैमिली को नहीं होगा वो कोरोना। हाँ, यही स्टॉक और ऑफ जो नॉलेज लापरवाही करती है
उनके साथ तो फिर होना ही है फिर सभी को। यही स्टॉक ऑफ नॉलेज है। इसको अगर आप इस तरीके से समझेंगे कि जिसके घर में, जिसके आसपास पूरी पूरी फैमिलीज को हुआ है, वो इस चीज को नहीं मानेगा ना। बिल्कुल। तो ये स्टॉक ऑफ नॉलेज है कि आपके अपने आसपास का व्यवहार क्या है, आपके अपने आसपास की गतिविधियां क्या है, वही आपकी स्टॉक ऑफ नॉलेज है। इसी तरीके से आप इस चीज को, इस टॉपिक को समझ सकते हैं कि जिन घरों में पूरी पूरी फैमिलीज को हुआ है, पूरे परिवार कोई नहीं बचा, हो सकता है कि छोटे बच्चे अगर इधर उधर हो, छोटे बच्चे बच गए हो या उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन ऑलमोस्ट हमने कई सारे परिवार अपने कॉलेज में भी देखे, कई जगह देखे जिसमें पूरी पूरी फैमिलीज को कोरोना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हर एक किसी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है ना। तो ये बिल्कुल। यही स्टॉक ऑफ नॉलेज है। किसी को लगेगा कि वैक्सीन से बच जाएंगे, किसी को लगेगा नहीं बचेंगे। जिसके अनुभव में वैक्सीन से बचना होगा वो कहेगा कि नहीं वैक्सीन से बच जाते हैं, जिसके में नहीं होगा वो कहेगा नहीं बचते हैं। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल यही है। इस चीज को आप लोग एकदम एग्जैक्ट समझ सकते हैं कि हाँ। फिनोमिनोलॉजी क्या है। या स्टॉक ऑफ नॉलेज जिसकी बात कर रहे हैं, सोशल वर्ड जिसकी बात कर रहे हैं, अल्फ्रेड शुट्ज, वो है क्या? वो यही है कि हम चीजों को किससे समझ रहे हैं। अब क्या होता है ना, सब अपनी अपनी स्टॉक ऑफ नॉलेज लेके बहस करते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, जैसे टीवी पे आप देखते हो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो जो बहस है वो व्यर्थ है। क्यों है? क्योंकि सबके अपने स्टॉक ऑफ नॉलेज। फिनोमिनोलॉजी क्या कहती है? ये जो बहस है ये जो है बेकार है। मैक्रो थ्योरी पर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैक्रो थ्योरी पे चल रही है। जो लोकलाइज चीज है उसको आप जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट मैम। तो लोकलाइज क्या है? फिनोमिनोलॉजी है। जो हमारे सूक्ष्म सिद्धांत, माइक्रो थ्योरी से लोकलाइज्ड है। और मैक्रो थ्योरी क्या है? जनरलाइज करना है पूरे हर किसी पर, हर चीज को। बिल्कुल तो जो बिल्कुल बहस चलती है वो लोकल जो मैक्रो जो थ्योरी। आपकी मैक्रो थ्योरी से अकॉर्डिंगली चल रही है। लेकिन जो बोल रहे हैं वो सबकी अपनी माइक्रो थ्योरीज है, अपनी स्टॉक ऑफ नॉलेज है, लोकलाइज्ड नॉलेज है। हमें क्या बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम मैं ये कह रही थी अभी बस चैप्टर तो फिनिश हो गया, अभी आप और पढ़ाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हो गया क्लियर ये तो। ठीक है। क्योंकि मैम वो गाय वो नहीं मैम उसको सानी सानी कह रही थी मैम गाय को, इसलिए वो की है 1 बजे होनी थी मुझे लगा। हाँ जी मैम अभी 1:30 बजने वाला है। कितनी गाय हैं? मैम हमारे 2 गाय हैं और अभी एक न्यू बेटी हुई है उनकी गाय की हमारी। अच्छा अरे अच्छा, वाह, न्यू बेबी। चलो बढ़िया। तो इसलिए पूछी थी मैम। अच्छी बात है, बताइए। थैंक यू मैम। चलो खत्म करते हैं बस। मैम मैं इधर हमारा गांव है बड़ौद की साइड, 14 किलोमीटर दूर है बड़ौद से, तित्रोदा गांव है सराय के पास। काफी दूर पड़ता है। इनका भी अलग स्टॉक ऑफ नॉलेज होगा। हाँ जी मैम बताया तो, घंटे से रोटी। अच्छा गंठा, हाँ प्याज को गंठा बोलते हैं उधर, राइट। वो वही मैं कह रही हूँ ना, यही चीज हमें फिनोमिनोलॉजी में यही सब समझने वाली चीजें हैं। जैसे प्याज को कांदा बोल रहे हैं, कहीं घंटा बोल रहे हैं, कहीं कुछ और भी बोल जैसे सानी करनी है, इधर चारा डालना है, न्यार खिलाना है। ठीक मैम ठीक है मैं न्यार करिए। ठीक है ठीक है। चलो अब जितने लोग क्लास में प्रेजेंट हैं उनमें से किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है। सबको क्लियर है ना? हाँ हम अपने मैम मैं लीव कर लूँ मैम? हाँ बेटा ठीक है, ओके ओके ठीक है मैम। ओके मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ठीक है मैम, करते हैं खत्म अब क्लास को। ओके बेटा ओके। नमस्ते मैम। नमस्कार, खुश। ओके बाय बाय सबको। बाय मैम। चलो भाई बाय बाय सबको। के बारे में भी जान लिया और अल्फ्रेड शूटर्स का भी देख लिया, फिनोलॉजी क्या है। चलो इसको फिनिश आउट करते हैं। ओके बाय बाय। आप लोग इसको साफ़ कर लेना जिसको साफ़ नहीं दिखाई दे रहा हो, बाकी बाद में भी रिवीजन क्लास करेंगे तब इसे शॉर्ट में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे इनके।